Hello, 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 all toppers. A very, very warm welcome in this amazing class of physics. And as you all know, in this ultimate session of Physics 2.0. So today in this class, we are going to discuss the revised syllabus of RBSc. Okay. So आज अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है स्टूडेंट्स को, बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है और डिलीटेड पोर्शन जो है वो आरबीएससी ने कंक्लूड कर दिया कि भैया ये पोर्शन, ये जो टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं इनको रिमूव कर दिया गया है। तो ठीक है, सिलेबस हो चुका है कॉम्पैक्ट, और लेकिन कंसेप्ट आपके वही सेम रहने वाले हैं ना, इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात भी नहीं है। सिलेबस कॉम्पैक्ट जरूर हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ बातें, जैसे मान लीजिए अगर कोई नेसेसरी चीज है उसको अगर डिलीट कर दिया गया है तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सारे टॉपर बच्चे इस बात को अच्छे समझ पा रहे होंगे। लेट अस सपोज कि आपको सीधा डिवीजन सिखाया जाता, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आपको डिवीजन सिखा दिया जाता, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़िया से खुश हो जाओ, ठीक, अच्छे से मेहनत करनी है। सिलेबस कम हो गया इसका मतलब ये नहीं सर अब तो बहुत छोटा सिलेबस है, हम तो आराम से पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी नहीं पढ़ते थे, अब तो बिल्कुल नहीं सर, अब तो डिलीट हो गया है, ऐसा नहीं करना है। डिलीट अगर सिलेबस हो चुका है इट मीन सिलेबस कॉम्पैक्ट हो चुका है। नाउ वी हैव एडवांटेज। क्या एडवांटेज है हमारे पास कि यार हम उसमें बहुत अच्छा कर पाए। इस बार तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क को एम करना है और फुल आउट ऑफ फुल मार्क लेके आने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो साहब फिजिक्स सब्जेक्ट एज यू ऑल नो, क्लास 12th सब्जेक्ट कोड वगैरह। तो सबसे पहले जो अपना पैनल फाइल्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे डिलीटेड पार्ट फॉर एग्जामिनेशन सेशन 2021 के लिए, है ना। तो कई स्टूडेंट क्या है, अगर मान लो ये वीडियो एक साल बाद में देखा, ठीक है, लेट अस सपोज एक साल बाद में, तो भैया जितने भी रिलेटेड पोर्शन है वो सभी स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं। ये किस सेशन के लिए वैलिड है? 2021 के लिए वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा डिलीट ही रहेगा ये। ड्यू टू पेंडेमिक, ड्यू टू कोरोना सिचुएशन ये ऐसा किया गया है, ये पता है ना सबको। फिर से वापस से मैनेज हो जाने वाला है, सेम सिलेबस हो जाएगा, सबको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2021 वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। चलिए, तो देखो भाई, सबसे पहला जो यूनिट अपन पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ रहे होंगे और बढ़िया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपका चैप्टर 2 है ना, तो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखो चैप्टर 1 में तो कुछ हटा ही नहीं, चैप्टर 1 में से तो कुछ हटा ही नहीं है, सीधा चैप्टर 2 आया है, ठीक है। तो चैप्टर 2 गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और इसमें जो रिमूव्ड पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इसमें से भी कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस रिमूव नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जिन जिन लोगों ने 2-2 चैप्टर्स निपटा दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, तो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिट है क्या कि यार इसमें से ज्यादा कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हालांकि देखो ओवरऑल देखा जाएगा ना, तो जब मैंने देखा इसको, जब मैंने एनालाइज किया, तो मैंने ये देखा कि वही चीजें हटाई गई है जिनको अगर वो नहीं भी हटाते तो वो इंडल्ज हो जाती, बट सिलेबस को तो रिड्यूस करना था, ठीक है। सो यहां पे अगर अपन बात करें, क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो देखो स्फेरिकल सेल्स में, है ना, शेल के अंदर अपन देखते थे, शेल के बाहर अपन देखते थे, है ना, शेल की सरफेस पे अपन देखते थे अगर रेडियस आपका आर है, ठीक है। तो ये सारी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला जाते हैं, इनसाइड स्फेरिकल सेल है, अगर शेल हॉलो है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एज वी ऑल नो। तो साथ साथ में मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा इंटर रिलेट भी करूंगा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। आप ये देखें कि आप उसको रिलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कि नहीं, ये यार इस ब्रांच में अपन ऐसा पढ़ेंगे। देखो ये जो ब्रांच है, सबसे पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें क्या पढ़ते हैं? चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां पर जो आपका जो सेकंड चैप्टर है गॉस लॉज
एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यहां से जो ये जो आते हैं सारे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड Q/R², तो वो सारा रिमूव हो गया है, तो खास बात नहीं। तो चैप्टर 1 2 तो लगभग कंप्लीट है। ठीक, चलिए देन चैप्टर 3 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा जिसमें अपन मेनली डिस्कस क्या करेंगे। देखो पहले जो चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर 1 है, देखो अच्छे से ना, इससे क्या एक फील आएगा कि हाँ यार ये है सिलेबस हमारा, ये थीम है सिलेबस का। वो थीम समझ में आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दो चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट यूनिट के। इसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, फ्लक्स, गॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसी से रिलेटेड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। हम इसमें सबसे पहले डिराइव करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहां पर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है ना, वही हमारा कोर पार्ट है, सोल पार्ट है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या हट गया, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इसमें भी देखो चार्ज स्फेरिकल सेल का तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गया। तो अब शेल जो है हमारे, जो स्फेरिकल शेल्स हैं, वो हमारे काम के नहीं रहे अब, लेकिन फिर भी बहुत इजी है। मैं तो कहता हूं ये रह जाता बहुत इजी। इनसाइड अगर शेल की बात करें तो इनसाइड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा 0। चलिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल, तो मार्क करते चलना, ठीक है, साथ ही साथ। ओके, जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट लगे वहां पर आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, याद दिलवा देता हूं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, ठीक है, डिवाइस होता है, वी ऑल नो। देखो पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको पता है कैपेसिटेंस क्या चीज है, कैपेसिटर क्या चीज है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटर, हाउ वी यूज इट, क्या होता है कैपेसिटर। तो सबको पता है कि ये कहां यूज होता है। देखो हमारे जनरल यूजेज में बता रहा हूं मैं आपको, फैन वगैरह में यूज होता है, फैन, कूलर। एक कंडेंसर लगता है, सिलेंड्रिकल शेप में लगता है। क्या यूज होता है इसका यूज होता है कि जैसे आपने स्विच चालू किया, लेट अस सपोज आप रूम में गए, बहुत गर्मी हो रही थी, आप जैसे रूम में गए, आपने पंखे का स्विच चालू किया, और पंखे का जैसे ही स्विच चालू किया वैसे ही पंखा रोटेट करना स्टार्ट कर गया। टाइम इंटरवल जो है दैट इज वेरी स्मॉल। जैसे ही स्विच स्टार्ट किया, पंखा स्टार्ट रोटेटिंग, ओके, फैन स्टार्ट रोटेटिंग। ये बात समझ में आती है, ऐसा किया है कि नहीं किया। कूलर का भी स्विच चालू किया, तुरंत कूलर का जो फैन है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके जो कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, कैपेसिटर्स, व्हाट दे डू, दे स्टोर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही आपने सर्किट को क्या किया, ऑन किया, स्विच ऑन किया, बेसिकली सर्किट कंप्लीट हुआ, तो वो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है कि भैया एनर्जी ले लो। तो उससे क्या हो गया, रोटेशन आ गया, और उसके बाद करंट के थ्रू वो लगातार रोटेट होता रहता है। तो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं बहुत अच्छा, कि कैसे कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ही छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो कोर चीजें इसमें हटा दी गई है। एंड दैट इज वेरी वेरी, इट इज नॉट गुड कि भैया जैसे अगर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with different materials of different thickness, मतलब कैपेसिटेंस के अंदर अगर मान लीजिए अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर वो उसमें वैक्यूम है, अब उसमें हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते थे, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता था। ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे हम इस चैप्टर में से पहले, जैसे ये प्लेट होंगी हमारे सामने, तो ये अगर इसमें मीडियम अगर क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, तो अगर इसमें अपन कोई मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई मटेरियल डाल देते थे, मटेरियल बेसिकली क्या होता था, जनरली ये होता था इंसुलेटर मटेरियल डाल देते थे ना, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता था।
तो जो वो पार्ट है, जो ये कोर पार्ट है, थोड़ा कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, छोटा सा सेक्शन है, रिमूव हो चुका है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक तो फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस, अलग अलग थिकनेस के बारे में। तो ये जो एक छोटा सा कोर पार्ट है हटा दिया है। उसके बाद हमारा यूनिट आ गया, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 2 है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रिसिटी सभी लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 10th क्लास में अलग से सेपरेट चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। 10th में तो बहुत डर लगता था इलेक्ट्रिसिटी के, सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं हमसे, ओम्स लॉ सर कैसे वैलिड है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जबकि हमारे 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये इतना इजी चैप्टर था, है ना। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 10th में जो आपका मेंटल स्टेट है, जो अभी 12th में जो आपका मेंटल स्टेट है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी आप प्रो बन चुके हो भैया, सभी लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो, सबको पता है हाउ टू स्टडी। 10th में तो मस्ती मस्ती में निकाल दी थी 10th तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन देखो, तो चैप्टर जो आएगा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दोनों पर, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है 10th में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और सोचो, याद करो, थोड़ा सा दिमाग को यूज करो। किसी को डाउट भी आ रहा होगा, सर हम भी अपना दिमाग यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है? यस। ठीक है, तो यूज करो अपना माइंड और याद करो कि जब आप 10th में पढ़ रहे थे, जब आपने 10th पास की थी, थोड़ा थोड़ा याद होगा, धुंधला धुंधला याद होगा, धूल मिट्टी जमी होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ी थी, द डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R के बारे में पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू ρl बाई A, है ना, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिविटी, सीरीज पैरेलल, ये सब हमने 10th में पढ़ा है। सो RBSc डिसाइडेड कि यार हमने जब इसको एक बार, इस कोर पार्ट को हमने 10th में पढ़ लिया है, तो हम इसको इस बार ऑमिट कर सकते हैं। ये उनका मेंटालिटी, ये स्टेट ऑफ माइंड रहा है कि भैया जब हमने इसको पढ़ लिया है, पावर वगैरह भी अपन ने पढ़ा था, पावर है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक पावर, तो सीरीज पैरेलल, रेजिस्टिविटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ये बेसिक होते हैं, जो कोर पार्ट है। हालांकि अगर ये जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, और करना भी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को इन्हें फॉलो करना चाहिए कि यार ओम्स लॉ क्या होता है। फिर से एक बार आपको देखना है कि यार हाँ ओम्स लॉ का वैलिड क्या है। अगर आप KVL यूज करेंगे, जैसे इसमें आप KVL KCL लगाएंगे, इसमें KVL KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, तो जब आप वो जो लॉ लगाएंगे, तब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज IR, सो आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते। KVL में आपको फील नहीं आएगा। फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो ये जो बेसिक है, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, पैरेलल में किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको देखना है। डिलीटेड पोर्शन भले ही है, क्यों डिलीटेड किया गया? क्योंकि 10th क्लास में हमने इन सब को टच किया है, फील किया है, और हमारे को एक आइडिया है। टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस। हो सकता है कि आपने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया होगा, अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो भी आपको ये रिकॉल हो रहा है कि नहीं, हाँ 10th में था। चलिए, तो ये सब डिलीटेड पोर्शन में है, और फिर अभी आप डिस्कस भी करेंगे कि और क्या क्या है। तो हालांकि अगर हमें ये बहुत अच्छे से हो जाए क्लियर कि डिलीट क्या हो गया, तो फिर रिमेनिंग पार्ट तो हमारा बच जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी देखते थे अपन, है ना, 10th क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, वायरिंग कैसे, हाउस होल्ड वायरिंग्स याद करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से चैप्टर था, और लास्ट में लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, वो सब आपको बता रखा था किस तरीके से मीटर से वायर निकलते हैं, याद आ रहा है? तो वहीं पे यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट में, जैसे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा जाएंगे, तो उसी की चीज है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका जो एक पार्ट है, पोटेंशियोमीटर है बट एक पार्ट जो उसका है स्मॉल रेजिस्टेंस को मेजर करना पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वो
रिमूव कर दिया गया है। थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आ गया मैग्नेटिज्म, मतलब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब आपका आ गया मैग्नेट से रिलेटेड आ गया मैग्नेट्स। तो जो चैप्टर आपका है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें से साइक्लोट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली इज अ डिवाइस। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो क्या करता है, स्पीड अप कर देता है चार्ज पार्टिकल को, क्या करता है, स्पीड अप, है ना। अगर चार्ज को अगर बहुत हाई स्पीड में आपको चार्ज चाहिए, है ना, हाई स्पीड में चार्ज चाहिए, जैसे मान लो कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन को आपको चाहिए, प्रोटॉन चाहिए भाई, बहुत तेज प्रोटॉन चाहिए, कहीं पर आपको बॉम्बार्ड करवाना है, ठीक है, कि किसी टारगेट मटेरियल पर आपको क्या करना है, बॉम्बार्ड करवाना है। जैसे रदरफोर्ड ने करवाए थे अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड लीफ के ऊपर बॉम्बार्डिंग करवाई थी, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स। तो आपको ऐसे प्रोटॉन को बॉम्बार्ड करवाना है, कहीं हाई स्पीड चाहिए, तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से ऐसा हो सकता है कि इसको स्पीड अप कर देते हैं। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल ये जो डिवाइस है, इसमें आप स्पीड अप करते हैं किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत अच्छा यूज है। तो जो रिमूव्ड हो चुका है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हटाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर चैप्टर्स माने जाते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी यूनिट्स हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बस केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में से इतना ज़्यादा हटाने का रीज़न यही है, बिकॉज वी हैव ऑल स्टडीड ऑल दीज इन 10th क्लास। मतलब कुछ नहीं, जैसे कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग, ये नहीं हम पढ़ते हैं, बट स्टिल ये अपन कंप्लीट करते हैं। और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझने का है भी नहीं। कलर कोडिंग में आपको केवल एक सीरीज होती है बीबी रॉय करके, एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, उसको आपको याद रखना पड़ता है। सो दैट इज कूल। नाउ द न्यू यूनिट एंड दैट इज मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और इसमें आपका चैप्टर 8 आ गया, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नेम है। अब इसमें देखिए, ये भी ये 10th क्लास में याद करो अगेन। तो जैसे देखो थीम क्या होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी हटा दिया जाएगा। बहुत मतलब ब्रिलियंट लोग बैठते हैं इसके पीछे, स्ट्रेटजीज बनती हैं कि क्या हटाया जाए, अगर इसको हटाने से कोई ज़्यादा लॉस तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर आप इसी टाइम तो पढ़ेंगे इसको, उसके बाद तो आप मतलब 12th जब आपने पास कर ली, उसके बाद तो रेयर है कि मतलब आप वापस इन बुक्स को कभी छुएं, बशर्ते कोई पर्टिकुलर कोई इसी फील्ड में आपको, जैसे फिजिक्स में कोई बीएससी एमएससी कर रहा है तो फिर वो उसको जरूर देखेगा। तो दे नो कि आपको क्या देना चाहिए, क्या डिलीट करना चाहिए। सो लुक, मैग्नेटिज्म नाम से चैप्टर था, याद करो, मैग्नेटिज्म नाम से चैप्टर था। उसमें आपने आर्टिफिशियल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट्स, ये सब आपने पढ़े थे, ठीक है, 10th क्लास में। हाँ सर, आप तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सर, सारे टॉपिक्स देखो सर। इसमें जनरली जो टॉपिक्स हैं, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लेंस, इसके बारे में भी डिस्कशंस है वहां पे, है ना। फिर देखो ये बार मैग्नेट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। तो जनरली जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमने उसमें पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने उसको टच किया हुआ है, वी हैव बीन गॉन थ्रू देम कि भाई क्या है, कैसे है। तो ये सारे चैप्टर्स, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, selection of magnetic classification of magnetic materials or selection of magnetic for different uses, comparative study of different magnetic materials। तो कहने का मतलब जो अलग अलग 3 तरीके के जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में अपन पहले पढ़ते थे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और ये तो आरबीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता था। यहां से तो आपका एक जो लार्ज क्वेश्चन भी बनता था, शॉर्ट आंसर टाइप नहीं, लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन, कि डिफरेंशिएट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लासिफाई करो भाई उसको क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डायपोल मोमेंट, बार मैग्नेट के वजह से टॉर्क, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
तो ये सारी चीजें, तो इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो तो ये हट गई इसमें से, कोई बात नहीं। उसके अलावा भी हमारे इसमें बहुत सारी चीजें हमारे को मिलने वाली है। एंड देन यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई इसमें से कुछ ज्यादा कट नहीं किया, ईएमआई और एसी, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, केवल दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना। पावर फैक्टर cos फाई नाम से आएगा टर्म, cos फाई, R बाई जेड, R इज रेजिस्टेंस, ये इंपिडेंस। देखो इतना सा छोटा सा टॉपिक है, मतलब पावर फैक्टर का क्या यूज है, सिग्निफिकेंस क्या है, पावर इससे कैसे चेंज होता है, एंड वॉटलेस करंट। तो ईएमआई एज इट इज है आपका, ईएमआई एज इट इज है। इसमें जो लॉज ऑफ फैराडे है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डेफिनेशन है, लेंज लॉ है, फैराडे के जो लॉ है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, सारे एज इट इज है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस। तो अब उसके बाद आपका आ गया रे ऑप्टिक्स, है कि नहीं। अब रे ऑप्टिक्स में देखो क्या क्या हटा दिया। लाइट भी पढ़ा था, 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो। लाइट चैप्टर था, लाइट। एक तो था देखो इलेक्ट्रिसिटी, और उसी का जो वास्ट स्ट्रक्चर है, जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, वो 12th क्लास में आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैग्नेटिज्म। अब वही मैग्नेटिज्म, उसका वास्ट स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर है, क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पूरा। वैसे ही हमने पहले पढ़ा लाइट। लाइट में हमने दो फिनोमेनास डील किए थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी हैव स्टडीड इट इन 10th। क्या होता था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता था, इस तरीके से लाइट आएगा, एक मीडियम से आएगा, टकरा कर उसी मीडियम में चला जाएगा, एंगल आई और एंगल आर सेम, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन दोनों पढ़े थे अपन ने, तो ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई है। उसके अलावा ह्यूमन आई नाम से चैप्टर था, मैं सारा 10th से क्यों रिलेट कर रहा हूं, ताकि आपको ये फील आए कि 12th में भी जो आप पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली दैट इज दी डेवलप्ड स्ट्रक्चर, ओके, एडवांस्ड पार्ट, बट जो कोर पार्ट है, जो सोल है, जो बेसिक्स है, कंसेप्ट है, वो तो सेम ही रहेंगे ना। तो टीआईआर, उसके अलावा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर बहुत अच्छा फिनोमेना है, जिसकी वजह से डायमंड शाइन करता है, शाइनिंग ऑफ डायमंड टीआईआर पे डिपेंड करता है। डायमंड शाइन करते हैं ना, तो टीआईआर पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो एंड ह्यूमन आई। ये देखो ह्यूमन आई नाम का चैप्टर था, 10th में था कि नहीं था, तो दे नो कि यार आपने इसको पढ़ा है, सो दे कैन रिमूव इट। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, सॉरी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, डिजीजेस, रेनबो फॉर्मेशन। तो जो इसमें बेसिक पार्ट है, लेकिन जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको पढ़ लें एक बार कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिरर, किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं मिरर की हेल्प से, तो वो सारी बातें। ऑप्टिक्स, अब देखो ऑप्टिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स में आपका नेचर ऑफ लाइट, एज वी ऑल नो दैट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसमें से काफी पार्ट हट गया है, काफी पार्ट इसमें से हटा है। तो पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड वाइब्रेशंस, मेथड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, करेक्ट, ब्रूस्टर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इज रिमूव्ड। पोलराइजेशन by double refraction, Nicol prism, Polaroids, detection of plane Polaroids, तो मालस लॉ। सो बेसिकली यहां से, मतलब बेसिकली ये थियोरेटिकल पार्ट होता है, इसको थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है, ठीक है। ये जो है पूरा आपका पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट,
तो थियोरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है और इंपॉर्टेंट जो यहां पर दो लॉस थे, ब्रूस्टर लॉ और मालस लॉ, ये दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी रिलीफ है कि अब आपको लर्न कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात ये हमारी फायदे की है। फिर आपका आ गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर का नेम भी आपका यही सेम। तो इसमें देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एज वी ऑल नो, ये इफेक्ट जो दिया था ये किन्होंने दिया था? द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू नो और नॉट? अरे याद है ना, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला गया था कि अगर किसी मेटल पर मैं लाइट, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालूं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर देखो वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव अपन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा? लैम्डा। प्रोटॉन का क्या आएगा? है ना, अल्फा पार्टिकल का क्या आएगा? ऐसे अलग अलग पार्टिकल के लैम्डास। डाइविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अपन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहां पर मिलते हैं। सो यहां पर भी कुछ ज्यादा खास नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हटाए हैं और बाकी पूरा रिमेनिंग पार्ट सेम है। आइंस्टाइन इक्वेशन अभी भी होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डाइविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो अपन पढ़ते हैं, मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है, वो आपको अभी भी मतलब हटा दी गई है लेकिन पढ़ाई जाती है। सो ये इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ पार्ट रिमूव नहीं हुआ है। तो यहां पर आपको ये देखना कि यार ये जो दो कोर पार्ट थे, ये जो डाइविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो यहां से क्वेश्चन बनता था। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये पार्ट रिमूव हो चुका है। उसके बाद देखें एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटॉमिक फिजिक्स जो इसमें आएगा, थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन मॉडल हम मानते किसको हैं? एटम में हम कौन से मॉडल को फॉलो करते हैं? हम उस मॉडल को फॉलो करते हैं, बोहर मॉडल को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट यूजिंग डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, है ना। बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो भी इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। दैट इज MVR, दैट इज इक्वल्स टू NH/2π। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकंड पोस्टुलेट। एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स में से न्यूक्लियर फोर्सेज, रेडियो एक्टिविटी में देखो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के जो ये डीकेज है, अच्छा डीके भी हटा दिए, रेडियो एक्टिविटी डीके, और इनके प्रॉपर्टीज भी हटा दिए। अगेन थ्योरेटिकल पार्ट काफी रिमूव किया गया है। सो एज यू कैन सी थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रिमूव किया गया है। सो आरबीसी ऑल्सो थिंक्स कि भाई आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी आरबीसी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट नहीं। थ्योरीज कैन बी लर्न, कहना मतलब उसको याद किया जा सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल को समझना है तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ। तो प्रैक्टिकल पार्ट बहुत कम रिड्यूस किया गया। देखो इस चैप्टर में भी प्रॉपर्टीज वगैरह हटा दी, फोर्सेज वगैरह हटा दी, न्यूक्लियर फोर्सेज, है ना। हाफ लाइफ और मीन लाइफ टाइम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड वेरिएशन विद मास नंबर। तो बेसिकली यहां पर ये मीन लाइफ वगैरह, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप पढ़ोगे ln2/λ, डी के कॉन्स्टेंट होगा ये आपका, ये हाफ लाइफ। अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी पैनिक मत करना कि सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी देखा ही नहीं। जस्ट टेलिंग यू कि भैया इस तरीके से जो पार्ट आपके रिमूव हुए हैं ना, लिसन टू मी वेरी थॉटफुली, कौन से पार्ट रिमूव हुए? जो थ्योरेटिकल ज्यादा है कि नहीं? ओके। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में से स्पेशल पर्पस डायोड्स, जैसे जेनर डायोड, फोटो डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। तो ये 3 डायोड, जेनर डायोड इज इंपॉर्टेंट, जेनर डायोड बहुत यूज होता है। तो जेनर डायोड को इस बार रिमूव कर दिया गया है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है यहां से। लेकिन क्वेश्चन भी बनता है, इसका मतलब अब जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से वो किसी दूसरे पार्ट में से बनेगा, और वो बाकी सारे पार्ट, वैसे हालांकि ये भी बहुत ईजी, तो अल्टीमेटली कंपैरेटिवली इससे ईजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन एंड कंटेम्पररी फिजिक्स। अच्छा, तो यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड नैनो टेक्नोलॉजी,
नैनो टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स का भी नया ब्रांच आया है और यहाँ पर बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स डेवलप हो रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें दे रखी थी। और डिस्प्लेसमेंट करंट ये जो चीज़ है ये डिलीटेड पोर्शन है आपके। और अब रिवाइज सिलेबस, जो हमें पढ़ना क्या है। डिलीटेड तो चलो ठीक है सर, हालांकि देखो लॉजिक तो ये कहता है कि अब जो डिलीटेड है उसके अलावा सब पढ़ना है, बट फिर भी कि क्या बचा है सर। ऐसा लग रहा होगा ना कि सर सब कुछ तो हटा दिया, और कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा सर कुछ हटाया ही नहीं, है कि नहीं, दोनों बातें। अब जो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने देखी हैं बुक्स को खोल के, ठीक है, तो उनको तो पता होगा कि नहीं कुछ कुछ काफी सारा चीजें हटी है, काफी सारी चीजें हटी है। और जिन्होंने अभी तक बुक्स मतलब ली तो है लेकिन देखी नहीं है, बस अभी आज ही पता चला कि अच्छा डिलीट हो गया तो चलो देख लेते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि काफी पार्ट रिमूव हो चुका है, लेकिन अब भी काफी पार्ट बाकी हैं। और वो पार्ट बाकी हैं जो थ्योरेटिकल कम है, मतलब थ्योरेटिकल कम है, थ्योरेटिकल अप्रोच जहां पर कम है, प्रैक्टिकल अप्रोच जहां ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको टेक्निकल प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन वाला धीरे धीरे जो अभी जो नई आपकी एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है कि 4 साइडेड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अटल लैब्स वगैरह जो आपने सुनी होगी कि मतलब प्रोवाइड हुई है, अभी खूब सारी अटल लैब्स बनी ऑल ओवर इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली जो आपका जो सारा स्टूडेंट है वो क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो अब देखना आप जो भी सारे जो पार्ट हैं अभी, उससे पहले देखो एग्जामिनेशन जो होने वाला है, थ्योरी आपको पता ही है, इतने टाइम का पेपर आपका होने वाला है, प्रैक्टिकल में आपका ये होने वाला है। नंबर सबको, मार्किंग स्कीम तो सबको पता है, नंबर सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है भाई, ऐसा नहीं सर नंबर पेपर का नंबर भी कम हो गया, क्या नहीं हुआ है ना। तो क्या है, थियोरेटिकल 56 मार्क का है, ये आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। इंटरनल मतलब स्कूल से जाने वाले मार्क्स हैं आपके 14, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और अगेन दिस इज द सिलेबस फॉर 2021, ठीक है। इसमें कोई डाउट, अरे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस। तो जल्दी से देखो वेटेज देख लेते हैं अपन, और ये भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा ये देखा करो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, जो बोर्ड्स के पेपर्स हैं, उन पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जनरली, फ्रीक्वेंटली, इट मींस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड आपको बार बार पूछ रहा है। कई बार तो ऐसा भी आपने सुना होगा कि यार प्रीवियस ईयर पेपर करके गए आप, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर करके गए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए आपके। और एक स्टूडेंट था वो साल भर पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट ने क्या किया, प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के पेपर कर लिए, अच्छे से पढ़ा भी, लेकिन साथ में पेपर और अच्छे से कर लिए, तो उसके मार्क्स अच्छे आ गए, उसको टेक्निक पता चल गई हाउ टू अटेम्प्ट। तो वेटेजेस वगैरह क्या आना है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर यहां से देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका सबसे पहले था 7 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 मार्क्स। ये किसके नेम है, अब कई सोच रहे होंगे सर ये तो चैप्टर के नेम है ही नहीं, अरे ये यूनिट के नेम दे रखे हैं। किसके नेम दे रखे हैं, यूनिट के। इसके जितने भी अंदर चैप्टर्स है ना वो मिला के, तो यूनिट्स की मार्किंग आपको बता रखी है। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सारे अभी यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है, देखो ये, तो नंबरिंग कर लेते हैं अपन। तो मतलब यहां से तो आपको क्या मिलेगा, डेरिवेशन मिलेंगे, मतलब तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। वो जनरली जहां वेटेज ज्यादा वहां लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आएगा, बनता है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है। सो ये आपका आ गया नंबर 1 पे। उसके बाद ये देखो दोनों को कंबाइन मिला भाई, कंबाइन रैंक, सेकंड रैंक। और उसके बाद तो फिर 6 और वैसे चलता रहेगा। तो ऑप्टिक्स जहां पर अपन वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूअल नेचर भी पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट, जब मैंने अभी आपको रिलेटेड पोर्शन जब बताया था कि दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉज ऑफ फैराडे, लॉज ऑफ लेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस, ये तो भाई सबसे पहला चैप्टर है, कोर चैप्टर है। ये अगर नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर्स में तोते उड़ सकते हैं आपके।
तो हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जितने भी इस अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं, और बहुत कम डिडक्शन हुआ है वहां से, तो ये 7 मार्क अभी भी कंसिस्ट कर रहा है। और लीस्ट जो देखो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, देखो 3 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। क्यों 3 मार्क्स का है? क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, 3 मार्क का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव, उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कंटेम्पररी फिजिक्स, तो यहां पे 4 मार्क्स। थ्योरेटिकल चैप्टर जो है ना देखो कम मार्क्स के, तो न्यूमेरिकल वहां से आएंगे जो थोड़ा सा ज्यादा वेटेज, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? ऑप्टिक्स का। हालांकि पढ़ना सब है, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा ये है 4 चैप्टर पढ़ के चले गए और वहां गए और एक भी क्वेश्चन नहीं आया चारों चैप्टर में से, जो पढ़ के गए थे वहां तक कुछ आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखें फिजिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा कर दिया गया है। बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, लॉजिकल पढ़ोगे, फील के साथ पढ़ोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए भाई अब फटाफट देखेंगे हमारा जो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो मार्क करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट जहां पर लेना है उसको आप स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लें। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पूरा का पूरा है, ठीक है, एग्जैक्ट कंप्लीट है, कोई डिलीट हुआ ही नहीं था, कंप्लीट है ना। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, यहां पर भी देखो पूरा, केवल और केवल स्फेरिकल शेल हटाए। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, बस शेल हटाए। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एवरीथिंग, केवल एक हॉलो स्फीयर हटाए, हॉलो स्फीयर मतलब शेल हटी है, शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएंगे वो भी है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस dp by dr, दिस रिलेशन इज स्टिल देयर। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब स्फीयर से है, ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी, इसमें से भी ज्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से भी, केवल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, केवल शेल की वजह से। तो एज इट इज है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी है, एवरीथिंग इज रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में से देखो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर डिफरेंस पढ़ेंगे, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, क्या डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से डाइपोल मूवमेंट आता है उसमें। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ना है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना। केवल क्या डिलीट हुआ था कि अगर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो उसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, दैट पार्ट इज डिलीटेड। एयर और वैक्यूम में देखेंगे, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। तो अब इसके जो कॉम्बिनेशन, जो टिपिकल टाइप कॉम्बिनेशन जो है ना, वो वहां तक आएंगे पूरा। जबकि सीरीज पैरेलल कहां पर रिमूव हो गया था, सीरीज पैरेलल करंट इलेक्ट्रिसिटी में से तो रिमूव हो गया, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल नहीं करना, लेकिन इसका सीरीज पैरेलल अभी भी है। एनर्जी स्टोर्ड होगा, एवरीथिंग इज देयर। बस जब आप इसमें कैपेसिटर में अलग अलग थिकनेस का जैसे ये T1, T2, T3 ऐसे अलग अलग थिकनेस की अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग थिकनेस की, डिफरेंट थिकनेस जब आप इंसर्ट करते हो तो वो जो डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला बनता है, वो पार्ट रिमूव हो चुका है। तो फटाफट इसमें कोई खास बात ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट में आपको देखो वो सारी जो चीजें रिमूव हो गई, उसके बाद जो बेसिक पार्ट के बाद जो आएंगी चीजें, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी भी है ना, I is equals to small n a drift velocity into E. This formula, relation with electric current, Ohm's law and derivation, Ohm's law derivation, ohmic and non-ohmic resistance, internal resistance of a cell, internal resistance तो अभी भी है, combination of cell series in parallel, मतलब combination of resistance हट गया है लेकिन combination of shell is still there,
इलेक्ट्रिक सर्किट में से देखो केवल और केवल पोटेंशियोमीटर का एक पार्ट हटा है, पोटेंशियोमीटर से है ना डिफरेंट जो रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकालते हैं वो रिमूव हुआ है। अदर देन दैट सारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है ना, पोटेंशियोमीटर का है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सेंसिटिविटी वगैरह सब कुछ। पोटेंशियोमीटर का जो यूज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का कंपैरिजन करने के लिए, जैसे E1 by E2 दैट इज L1 by L2, है ना। बहुत मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। तो डिलीटेड पोर्शन देख लिया तो समझ में आ गया कि यार बचा हुआ जो सारा है, ठीक है। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर, कैसे इनको यूज करते हैं, अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर कैसे बनता है, वोल्टमीटर कैसे बनता है, वो स्टिल वो भी वहीं पे है, इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सारी चीजें, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सब कुछ देखो, कितना बड़ा चैप्टर है भाई। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सावर्ट लॉ, अब अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सर्कुलर लूप, स्मॉल करंट लूप विद अ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या होगा उसका, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स देखना है पहले, मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन क्रिएट करता है, फिर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बहुत इजी है, बहुत इजी। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे करेगा वो, हेलिकल पाथ में कब मूव करेगा, स्ट्रेट कब चलेगा, कब फोर्स नहीं लगेगा, वो सारी चीजें देखेंगे। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी भी है ना, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, न्यूट्रल पॉइंट अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, BH कर्व, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस तरीके का एक कर्व बनता है, एग्जैक्टली बनाता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कुछ कर्व बनेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर बूट्स। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा एज इट इज चैप्टर है, इसमें कुछ भी, लेंज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। उसके बाद फैराडाइज लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी कंजर्वेशन, मेटल डिस्क, रोटेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया इसका मतलब यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इट इज जस्ट अ गेस कि भाई, क्योंकि जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो इन टॉपिक्स में से होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में से देखो आप, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस पीक एवरेज करंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल में अलग अलग सर्किट्स होते हैं आपके, वो सारे पढ़ने। LCR सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल आता है इस सेगमेंट में से, सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट। तो जो भी अपन फिजिक्स 2.0 में पढ़ेंगे वहां पर तो आप ये टेंशन लो ही मत, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास ब्रह्मास्त्र होगा, बुलेट्स होगी, AK-47 होगी, हम क्वेश्चन को निपटा देंगे। रे ऑप्टिक्स में से देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर्स, देखो रिफ्लेक्शन हट गया, है ना, लेंस अभी भी है, लेकिन लेंस अभी भी है, लेंस है, मिरर्स हट गए तो लेंस है, स्कैटरिंग हट गया है तो देखो यहां पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट है अभी भी, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ लाइट में हाइगन वेव थ्योरी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोर,
न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन बनता ही बनता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इंपॉर्टेंट। एक होल से कैसे डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इस तरीके से डिलीटेड पोर्शन के अलावा, ठीक है। तो आप वो सब चिंता 2.0 पर छोड़ दो। फिजिक्स 2.0 में जब अपन पढ़ेंगे, जैसे भी अपन पढ़ेंगे क्लासेज में, जब अपन पढ़ने वाले हैं, ऐप में जब सारी क्लासेज आपके सामने होगी, कंसेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे, प्रैक्टिस आपके ऐप में वहां पर मौजूद रहेगी, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ इजी लगेगा, ठीक। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मैटर वेव्स में से फोटो इफेक्ट है जो आइंस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। देन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यस, इक्वेशन पर यहां से आता है न्यूमेरिकल, एन लगा देता हूं, एन न्यूमेरिकल। देन ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जो कोर जो है, दे कैन बी इंपॉर्टेंट, मतलब है तो इंपॉर्टेंट सारा, बट जो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यही आ जाएगा, फिर बोलोगे शुभम सर ने बताया था, ये तो आया ही नहीं, है ना। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप भी देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल यहां से तो क्वेश्चन आ ही जाता है। एटॉमिक फिजिक्स में से रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स में से साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मास यूनिट, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ई, जो ये आप इक्वेशन पढ़ते हो, डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, दैट इज मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, बिल्कुल कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड, किस तरीके से कंट्रोल की जाती है न्यूक्लियर रिएक्शंस को, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में से एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर्स आर इंपॉर्टेंट। पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड डायोड, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। देन लॉजिक गेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक गेट्स में से हमेशा एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड है, फिक्स्ड। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंटेम्परेरी फिजिक्स में से यहां पर भी आपका ये थ्योरेटिकल है। तो मैक्सवेल इक्वेशन, इसका जो डिस्कशन है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट हट गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन वेव्स क्या होती हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, टावर्स किस तरीके से लगे हैं, किस तरीके से वो यूज होने वाले हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये इक्वेशन, मैक्सवेल का इक्वेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जो है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। सो दैट इज ऑल, सिंपली। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ पार्ट हट गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। तो टिप आपको समझ में आई गई होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू कि आपने इसको बहुत इत्मीनान से सुना, आपको मजा भी आया होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिलीट पोर्शन हो चुके हैं, कौन से पोर्शन हटाए गए हैं, क्यों हटाए गए हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ओके। अब आपके पास में सारा डेटा है, आप खुद से भी जब भी पढ़ेंगे तो आप उसको प्रॉपरली पढ़ पाएंगे कि चलो यार ये चीज़ नहीं, तो पहले मैं वो पढ़ लूँ जो मेरे सिलेबस में है, जो इस बार जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स के साथ जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको अपन को लर्न करना है, समझना है, बहुत अच्छे से करना है। और टिप ये है कि जब भी जो कोई चीज़ रिलेट हुई है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी, तो उसको अपन को पढ़ना है, सेल्फ एनालाइज करना है कि यार हाँ यार ये अगर हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो वो आपके टीचर्स, मेंटर्स, जैसे कि 2.0 में अपन ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल उस तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे। तो एज आई ऑलवेज से, वी आर जॉलीनेस के साथ पढ़ें, टेंशन बिल्कुल नहीं लें, ठीक है। सी यू सून इन द क्लासेस। तो सारा सिलेबस है आपके पास, इसको प्रॉपरली आप देख लें एक बार, खुद से भी मार्क भी कर लें बुक में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।